इस लेक्चर में कोरिलेशन सहसंबंध के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। सहसंबंध को मेथड ऑफ गेन्स या इसको कहते हैं लाभ विधि से निकालना, ये आज यहाँ पर सिखाएंगे इस लेक्चर में। इस विधि और श्रेणी क्रम विधि में बहुत थोड़ा सा अंतर है। सहसंबंध ज्ञात करने की यह विधि लाभ विधि श्रेणी क्रम विधि की अपेक्षा कम विश्वसनीय है। श्रेणी क्रम विधि में क्रमों को निर्धारित करने के बाद उनका अंतर ज्ञात करके वर्ग किया जाता है, जबकि लाभ की विधि में क्रम निर्धारित करने के पश्चात यह ज्ञात करते हैं कि एक विषय के क्रम में दूसरे विषय के क्रम पर कितना लाभ प्राप्त होता है। इस प्राप्ति का वर्ग नहीं किया जाता है। सहसंबंध ज्ञात करने की यह सरल विधि है, लेकिन इसके परिणाम अधिक शुद्ध नहीं होते हैं। लाभ विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को कैपिटल आर संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी के कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। लाभ विधि से सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। R is equal to 1 minus 6 multiplied by summation G upon n square minus 1। यहाँ पर R का तात्पर्य है लाभ विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मेथड्स ऑफ गेन्स। G इज इक्वल टू लाभ, समीशन G बराबर लाभ का योग टोटल गेन, n बराबर प्राप्तांकों की संख्या नंबर ऑफ स्कोर्स। लाभ विधि से सहसंबंध गुणांक की गणना की विधि, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मेथड ऑफ गेन। इस विधि में भी श्रेणी क्रम विधि के समान ही क्रम प्रदान किए जाते हैं। जीवन की गणना करने के लिए R2 में से R1 को तभी घटाते हैं जब R2 का मान R1 की अपेक्षा अधिक होता है, अन्यथा स्थान को खाली छोड़ देते हैं। अभी हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये बात क्लियर होगी ज़्यादा। इस प्रकार G2 की गणना करने के लिए R1 में से R2 को तभी घटाते हैं जब R1 का मान R1 और R2 रैंक हैं, R2 का मान से बड़ा होता है, अन्यथा स्थान को यहाँ भी खाली छोड़ दिया जाता है। R1 का मान R2 से कम होने का अर्थ ये है कि कोई लाभ नहीं है। G1 एवं G2 के मानों को अलग अलग ज्ञात करके उनका योग करके सूत्र के अनुसार सहसंबंध ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि G1 एवं G2 का योग एक समान होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं तो क्लियर होगा। निम्नलिखित प्रदत्तों से लाभ विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मेथड ऑफ गेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। Here the table is given. First column is for students, there are 8 students. In the second columns scores are given and the subject I have considered here mathematics. In the next column the scores are given for the second subject, that is science. For student 1 it is 35, 55 respectively. For second student it is 40, 75. For third student it is 60, 65. For fourth student it is 20, 17. For fifth student it is 10, 15 respectively for these two subjects. For sixth student it is 50 and 45. For seventh it is 25, 30. And for eighth student it is 18 and 25. इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। अब फिर से टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम है विद्यार्थी का, स्टूडेंट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया यहाँ पे। प्राप्तांक है, स्कोर्स गणित, यहाँ पे मैथमेटिक्स के स्कोर्स लिख दिए जो क्वेश्चन में दिए थे। प्राप्तांक स्कोर्स विज्ञान, यहाँ साइंस के लिख दिए। अब रैंक निकालते हैं। रैंक R1, इसको हम रैंक मैथ्स भी कह रहे हैं। मैथ्स के स्कोर की रैंक हम यहाँ लिखेंगे। और R2 क्या है?
रैंक R2 रैंक साइंस के स्कोर की। तो साइंस का स्कोर ये है, उसकी रैंक ये है। तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स में 60 है तो इसको रैंक 1 मिल गया। उसके बाद 50 है तो इसको रैंक 2 मिल गया। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर है 40 तो रैंक 3 मिल गया। उसके बाद 35 है तो रैंक 4 मिल गया। उसके बाद 25 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो रैंक 5 मिल गया। उसके बाद 20 किए हैं तो रैंक 6 मिल गया। फिर 18 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो रैंक 7 मिल गया। लास्ट में 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 5th नंबर वाले बच्चे ने तो इसको रैंक 8 मिल गया। इसी तरह साइंस में देख लीजिए 55 रैंक को रैंक 3 मिला है। हाईएस्ट किसके हैं 75 के तो रैंक 1 मिल गया। 65 को 2 मिल गया, 55 को 3 मिल गया। और उसके बाद है 45 को 4, 30 को 5, 25 को 6, 17 को 7 और 15 को 8 मिल गया। तो ये रैंक हमने निकाल लिया। टोटल बच्चे कितने हैं 8, तो कैपिटल N कितना हो गया 8। अभी हमने पहले बताया था G1 का मतलब है R2 माइनस R1 और G2 का मतलब है R1 माइनस R2। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि R2 माइनस R1 तभी हम यहाँ पर लिखेंगे जब वो पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर क्या है R2 की वैल्यू कम है और R1 की वैल्यू ज़्यादा है तो निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। इसी तरह से फिर R2 माइनस R1 करा 1 माइनस 3, फिर ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 तो लिख दिया 1, 7 माइनस 6 तो 1, 8 माइनस 8 तो फिर छोड़ दिया। फिर देखो 4 माइनस 2 तो लिख दिया 2, 5 माइनस 5 तो छोड़ दिया, 6 माइनस 7 फिर निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा नहीं, गेन होगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। ये एक नई चीज़ है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। इसी तरह से G2 में देखो क्या है, G2 का मतलब है R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 करा, चाहे कुछ भी निकाली, चाहे अभी देखो बता देते हैं। पहले R1 माइनस R2 तो ये क्या हो जाएगा 1 लिख लेंगे। R1 माइनस R2 क्या है 3 माइनस 1 तो 2 लिख लिया। लेकिन R1 माइनस R2 यहाँ क्या है R1 माइनस R2 1 माइनस 2 तो -1 तो छोड़ देंगे। 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1 तो यहाँ भी छोड़ दिया। 8 माइनस 8 0 तो यहाँ भी छोड़ दिया। 2 माइनस 4 तो -2 ये भी छोड़ दिया। 5 माइनस 5 फिर 0 तो भी छोड़ दिया। यहाँ पर फिर देखो 7 माइनस 6 ये 1 है तो यहाँ पर फिर 1 लिख लिया। अब समेशन G1 करेंगे तो क्या मतलब है, इनको तीनों को जोड़ लो, 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर समीशन G2 कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 समीशन G2 इज इक्वल टू 4। दोनों बराबर आते हैं। अभी हमने बताया था कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि G1 और G2 का योग एक समान होता है। तो यहाँ पर समीशन G1 इज इक्वल टू 4, समीशन G2 इज इक्वल टू 4, अतः समीशन G कोई भी एक ले लेंगे तो समीशन आ जाएगा G हो जाएगा 4। विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पर 8 है तो n बराबर 8 हो जाएगा। उपरोक्त सभी मानों को, मूल्यों को, वैल्यूज़ को सूत्र में रखने पर r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समीशन G अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 4 अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 1। 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 और 8 स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 63। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 1 माइनस 24 अपॉन 63 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमने डिवाइड कर दिया है। 24 को 63 से डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ा लिया, 3 टाइम्स जाएगा तो 189, ये बच रिमाइंडर आ गया 510। फिर ये 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 3 24, कैरी ओवर 2, 8 6 48, 250, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, फिर 0 तो ये वैल्यू आ गई 0.38। 0 है और 9 है तो आगे की 2 प्लेसेस छोड़ देंगे। 1 माइनस 0.38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से तो ये आएगा 0.62 प्लस, तो r की वैल्यू यहाँ पर प्लस 0.62 है। इसको धनात्मक सहसंबंध प्राप्त हुआ है यहाँ पर और उच्च धनात्मक संबंध है। व्याख्या देखिए कैसे लिखते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर गणित तथा विज्ञान के प्राप्तांकों में परस्पर सहसंबंध गुणांक का मान प्लस
0.62 प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि गणित विषय में ज्ञान वृद्धि के साथ विज्ञान के विषय में भी ज्ञान वृद्धि हुई है। मतलब कि गणित में नंबर ज़्यादा आए हैं तो साइंस में भी नंबर ज़्यादा आए हैं। इसके साथ ही विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि से गणित के ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सहसंबंध गुणांक प्राप्त हुआ है वह उच्च गुणात्मक सहसंबंध है। कैसा है? उच्च धनात्मक सहसंबंध है। धनात्मक सहसंबंध है, गुणात्मक नहीं, सॉरी। इस प्रकार हम इन 8 विद्यार्थियों के समूह के विषय में ये कह सकते हैं कि दोनों विषयों में उच्च लाभ की प्राप्ति हुई है। नोट: अगर सहसंबंध गुणांक प्लस माइनस 0.61 से प्लस माइनस 0.80 तक है, हमारे पहले के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, नोट हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, तो यह सहसंबंध उच्च श्रेणी का सहसंबंध है। यदि R का मान धनात्मक प्राप्त होता है तो कहा जाएगा कि उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध है, जैसा कि यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है, 0.62 है, जो कि 0.61 से ज़्यादा है, तो कैसा है? उच्च धनात्मक सहसंबंध है। और यदि R का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो कहा जाएगा कि उच्च श्रेणी का ऋणात्मक सहसंबंध है। तो ये आज हमने आपको बताया कि लाभ विधि द्वारा हम सहसंबंध की गणना किस प्रकार करते हैं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the black bell icon and